हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, ई प्रशासन, सुशासन एवं नागरिक अधिकार पत्र। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या होता है? लोक प्रशासन वही है जो भी प्रशासनिक कार्य सार्वजनिक हित में किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन है उसका एक विशिष्ट अंग है। प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग का नाम है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना और लोगों की देखभाल करना। आपका किसमें आता है? मुख्य रूप से लोक प्रशासन में आता है। तो लोक प्रशासन या प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि आपका मानव संगठन पुराना है। यानी जब से आपका समाज बना है, आपका मानव संगठन बना है, तब से आपका लोक प्रशासन भी चल रहा है। ये एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है और जो सभी सामूहिक कार्यों के विषय में, चाहे वो सार्वजनिक हो, व्यक्तिगत हो, नागरिक हो या सैनिक, बड़े कार्य छोटे हो, सभी से संबंधों में ये सब क्या होता है? लागू होता है। अगर हम बहुत संक्षिप्त रूप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन निजी एवं सरकारी गतिविधियों का प्रबंध जिसमें क्या है? सम्मिलित है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग होता है जिसका संबंध शासन की गतिविधियों से होता है। ठीक है, शासन जो भी आपका कार्य कर रहा है, जो भी वो लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन में आ जाएंगे। और लोक प्रशासन आपका राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिवर्तित करने का क्या है? एक साधन भी है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि लोक नीति के निर्धारण में यही क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि जो भी आपकी पार्टीज हैं वो क्या करते हैं? अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं ना, मैनिफेस्टो में बताते हैं कि हम ये कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे, आपको ये चीजें देंगे। तो फिर जब अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो क्या करेंगे? प्रशासन के माध्यम से उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो लोग जो नीतियां, लोगों के लिए जो नीतियां बनी होती है, पब्लिक पॉलिसीज, उनके निर्धारण में ये क्या करता है? एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखें इसकी हम, तो जैसे कि एलडी वाइट ने कहा है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना और उनको क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, क्रियान्वित का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। उसके बाद वुडरो विल्सन कहते हैं कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही क्या है? लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय प्रक्रिया ही है। एच साइमन के अनुसार साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की विशेषताओं की बात करें तो लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध लोक नीतियों से होता है यानी पब्लिक पॉलिसीज से होता है और उसको कार्य रूप में क्या किया जाता है? परिणित किया जाता है यानी कार्य रूप में उसे ढाल दिया जाता है। ये सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति तथा उसके साधनों का एक संगठित प्रयास है और इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों शाखाएं आती हैं और उनके परस्पर क्या संबंध है, रिलेशन है, वो भी आता है। किंतु औपचारिक रूप से यह एक क्या है? सरकारी अधिकार तंत्र है, विशेष रूप से केंद्रित होता है। ठीक है, आधुनिक काल में लोक नीति के निर्धारण में भी ये क्या करता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन एवं संचालन करना और लोक प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास ये अधिकार का होना आवश्यक है। इसी के आधार पर वो दूसरों से किसी कार्य में भी सहभागिता प्राप्त कर सकता है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को लोक प्रशासन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर उनके सहयोग से क्या होता है? ये कार्य किया जाता है। निजी प्रशासन जो है उसकी दृष्टि में ये क्या है? अलग है। निजी प्रशासन अलग है, आपका लोक प्रशासन अलग है। समाज को सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में यह निजी समूहों और व्यक्तियों से क्या करता है? निकट संबंध रखता है। अगर समाज को कोई सुविधा प्रदान हो रही है किसी भी चीज से या प्राइवेट आपकी जो चीजें हैं उनसे या व्यक्तियों से, तो उससे क्या करेगा? ये उनका एक खास रिलेशन बनाता है। कौन? आपका लोक प्रशासन। तो ये थी आपकी लोक प्रशासन की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन की। तो 1960 के दशक में क्या हुआ कि जब आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद मुख्य रूप से जो आपके पश्चिमी देश है जिनमें कि अमेरिका मेन है, वहां क्या हो गया? बहुत ज्यादा उथल पुथल सी मच गई। तो जो आपका परंपरावादी जो क्लासिक आपका लोक प्रशासन है वो अमेरिकी समाज में जो उस समय संकट आए उनको सुलझाने में वो क्या हो रहा था?
विफल हो रहा था, तो सामाजिक आर्थिक संकटों के कारण जो भी नई मांग चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी, उसका सामना जो आपका पुराना लोक प्रशासन है, क्लासिक लोक प्रशासन जो है वो नहीं कर पा रहा था। तो वहीं पे जो युवा विद्वान थे उन्होंने एक धारणा प्रस्तुत करी जिसे हम क्या कहते हैं, नवीन लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। नवीन लोक प्रशासन देखा जाए तो जो पुराना लोक प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है आपका, उसी में क्या किया, उसी का मॉडिफाइड आपका वर्जन है। इन युवा सिद्धांतों का जो इन युवा विद्वानों का स्पष्ट मत था कि मूल्यों एवं नैतिकता की आधारशिला पर ही क्या हो सकती है, कोई इमारत यानी कि समाज खड़ा हो सकता है। शोध एवं अनुसंधान क्या होने चाहिए, सामाजिक समस्याओं से संबंधित होने चाहिए। और 1960 से लेके 70 तक के दशक में जिन भी नवीन विचारों का सूत्रपात, यानी जो भी नवीन विचार आपके आए, उनसे क्या हुए, अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए और इसे ही क्या कहा जाता है, नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। तो नवीन लोक प्रशासन आपका मुख्य रूप से अमेरिकी जो समाज है उस पर लागू होता है। भारत में इसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम है, भारत में ये अभी तक भी उस स्थिति में लागू नहीं है जिस स्थिति में वो कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। तो 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुई मीनो ब्रुक सम्मेलन में नवलोक प्रशासन को जन्म दिया। इसके उदय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट आई। उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1967 में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन हुआ 1968 ड्वाइट वाल्डो के टाइम पे, ड्वाइट वाल्डो द्वारा। और उसके बाद मीनो ब्रुक सम्मेलन हुआ आपका 1968 में और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन हुआ 1980 में। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने क्या किया, नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया, उसके विकास में और उसके उद्भव में क्या करी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु की बात करें तो नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसे अमेरिकी समाज में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया भी माना जाता है। वाल्डो कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक रूप से यानी मानक रूप से सैद्धांतिक विचारधारा, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा सक्रियतावाद की दिशा में क्या है, एक प्रकार की क्रांति है। ये ग्राहक उन्मुखी, ठीक है, ग्राहक कौन होगी, इसमें पब्लिक हो गई, तथा मूल्य परक है, मूल्यों पर ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये जातिगत की तुलना में जनोन्मुखी यानी लोगों की और लोग इसमें क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण है, मानव महत्वपूर्ण है, मानव सेंट्रेड है ये। यह विवरणात्मक की तुलना में क्या है, निर्देशात्मक भी अधिक। नवीन लोक प्रशासन के निम्न लक्ष्य हैं, प्रासंगिकता या अनुरूपता, मूल्य या आदर्श, सामाजिक समानता, परिवर्तन और ग्राहक उन्मुखता यानी कि कस्टमर ओरिएंटेशन। तो प्रासंगिकता होनी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन कहता है जो भी आप लोक कल्याणकारी नीतियां बना रहे हैं, जो भी आप लोक प्रशासन कर रहे हैं, आप जो भी बनाओगे वो वर्तमान समय में रेलिवेंट होनी चाहिए। और मूल्य या वैल्यूज क्या होने चाहिए, वैल्यूज और आइडल्स हाई होने चाहिए। सामाजिक समानता होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। जो भी आपके समाज के दबे कुचले समाज लोग हैं या जो भी, चाहे वो आखिरी हाशिए पर रहने वाले लोग हो, सबको ध्यान में रखकर क्या बनानी चाहिए, कोई भी आपकी पॉलिसीज बननी चाहिए। चेंज को हमेशा इन्होंने इस नवीन लोक प्रशासन में क्या किया गया है, चेंज, परिवर्तन को समर्थन दिया गया है। ग्राहक उन्मुखता यानी जो कस्टमर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी जिनके लिए आप पॉलिसीज बना रहे हो उनको केंद्र में रखते हुए आपकी पॉलिसीज बननी चाहिए। जो भी लोक कल्याणकारी आपके कार्य हैं वो होने चाहिए। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता क्या है कि जन सहभागिता यानी बहुत जितना ज्यादा से ज्यादा हो, पब्लिक क्या करे, उसमें पार्टिसिपेशन करे। उत्तरदायित्व हो गया, ग्राहक वही कस्टमर ओरिएंटेशन हो गया। और आपके फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी जो भी आपका प्रशासनिक ढांचा होगा वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित करना। यानी कि ई प्रशासन में जो आपका ई है इसका मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अगर आपको ध्यान हो कि पहले अगर हमें क्या करना होता था, अगर हम क्या करते थे, अगर हम रोजगार कार्यालय में कोई पंजीकरण करते थे तो हमें क्या करना होता था, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप टेक्नोलॉजी का यूज करके उस सुविधा को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो भी राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, या आपने पासपोर्ट बनाना है, या कोई भी आपको सरकारी सेवाएं, लगभग जितनी भी आपकी सरकारी सेवाएं हैं वो सारी की सारी अब क्या हो चुकी हैं,
ऑनलाइन हो चुकी है। तो यही आपका क्या है, ई प्रशासन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि राज्य और नागरिकों के मध्य क्या हो, संबंध मजबूत हो, जैसे कि ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान करना, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाए। जैसे कि अगर आपको अब जाति प्रमाण पत्र बनाना है या आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र बनाना है, तो आप क्या करते हो, सेवा जो केंद्र होते हैं वहां आप जाते हो, सीएससी सेंटर, वहां पे जाकर आप क्या करते हो, आराम से उसको बना लेते हो और लगभग 15 दिन में आपका वो क्या हो जाता है, आ जाता है। वैसे तो 2-3 दिन में भी आ जाता है, लेकिन 15 डेज क्या होती है, उसकी लिमिट होती है, 15 डेज के अंदर वो दे ही देगा। तो इससे क्या हुआ, जो काम करने की सरकारी विभागों की जो काम करने की गति है वो क्या हुई, तेज हुई। लोग क्या हुए, सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर सरकार के बहुत सारे, इसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो चलती हैं, आपका डिजी लॉकर हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। ई गवर्नेंस के आपके स्तंभ क्या क्या होते हैं, तो लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये क्या है, इसके स्तंभ है, यानी कि पिलर्स हैं। क्या क्या, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और आपके रिसोर्सेज। स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस की बात करें तो कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता, ये सब क्या है, ई गवर्नेंस के चरण है। तो ठीक है, हर चीज आपकी क्या होगी, कंप्यूटराइजेशन हो गई है, नेटवर्किंग हो रही है, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बढ़ रही है गवर्नमेंट की, और ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी भी आपकी बढ़ रही है। आपने देखा होगा सारे जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके फेसबुक, ट्विटर, सब जगह अकाउंट्स हैं, लोग अपनी समस्याएं उनको वहां भी बताते हैं, उनकी अलग अलग सबकी वेबसाइट्स है, वहां पे वेबसाइट में कई सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं। तो काफी सारी जो प्रोसेसेस है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी गवर्नेंस हो रही है। तो ये आपकी क्या कहलाए, ई गवर्नेंस कहलाए। ठीक है, फिर ई शासन परियोजनाओं के कुछ एप्लीकेशन क्षेत्र क्या क्या है, जैसे कि आप सार्वजनिक शिकायत है, बिजली, पानी, टेलीफोन, राशन कार्ड, सफाई, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस, ये सारी की सारी चीजें, इसमें किसका यूज किया जा रहा है, ई आपकी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर के द्वारा, नेट के द्वारा क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों पे कर सकते हो। आप बिजली का बिल आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जमा कर सकते हो, टेलीफोन आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और पुलिस वगैरह में भी कई जगह आपको क्या है, एफआईआर भी आप ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, ग्रामीण सेवाएं होगी, जैसे भूमि अभिलेख, गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से दुर्बल जो परिवार होते हैं वो अपने जो उनके कार्ड्स होते हैं वो बना सकते हैं। पुलिस में हो गया, एफआईआर पंजीकरण कर सकते हैं, कीमती चीजें और लोगों का खोना और पाना आप दर्ज करा सकते हो। सामाजिक सेवाएं जैसे कि पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा अनुग्रह योजना, उपलब्धि सुधार, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये क्या है, ई शासन के, ई गवर्नेंस के आपके प्रयोग है। उसी प्रकार सार्वजनिक सूचनाएं हो गई, समाचार सेवाएं हो गई, कृषि क्षेत्र, जनोपयोगिता भुगतान जैसे कि बिलिंग वगैरह आप क्या कर सकते हो, सब ऑनलाइन कर सकते हो। वाणिज्य हो गया, आप अपना आईटीआर फाइल करते हो ऑनलाइन, निगम कर, जीएसटी वगैरह देते हो, उत्पादन, बिक्री कर, निवास कर, संपत्ति चुंगी, ये सारी चीजें क्या होने लगी है, ऑनलाइन होने लगी है। सरकार क्या करी, जो आपके प्रमाण पत्र है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई गई है, तो वो मैंने यहाँ लिख दी है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको डाला है, तो इसमें गलत होने की संभावना नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी वाली है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप बता देना। तो ये सारी चीजें कौन कौन से राज्य ने कौन कौन सी सेवाएं चलाई है वो मैंने आपको इसमें दे दिया है, ये सारी, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ई गवर्नेंस की सहभागिता के इंटरेक्शन की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। पहला, इसमें सरकार से नागरिक तक। इसका मतलब है कि जब सरकार और नागरिक के बीच किसी प्रकार का संपर्क होता है तो उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से नागरिक कहते हैं। ठीक है, इसमें आम आदमी किसी भी विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकता है। इसमें आयकर हो गया, पानी बिल, रेल का टिकट इत्यादि, ये सब क्या है, वहां जाए बिना ही आप कर सकते हो। तो ये क्या होगी, आपकी सरकार से नागरिक तक की पहुंच होगी। हम बुक करते हैं ना बस की टिकट, फ्लाइट की टिकट और रेलवे की टिकट, सब ऑनलाइन बुक हो जाता है। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो सरकार से व्यवसाय तक, इसे क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस के माध्यम से, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, सरकार द्वारा व्यवसाय के लिए चलाई जाने वाली किसी भी योजना को उनके घर तक पहुंचाने जैसे कार्य आते हैं। तो जैसे कि G2B जो होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस में, इसके माध्यम से व्यापारी लोग घर बैठे बैठे अपना क्या कर सकते हैं, सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से सरकार तक, तो इसका मतलब है कि एक सरकारी विभाग किसी दूसरे सरकारी कार्यालय विभाग से क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार की सरकारी सूचनाएं या सरकारी सेवाओं के लिए ई शासन के जरिए संपर्क करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। इस
प्रकार से वित्त मंत्रालय यह किसी अन्य विभाग को वित्तीय संबंधी सूचना देना या फिर खाद्य संबंधी कोई जानकारी कृषि मंत्रालय को देना, ये इस प्रकार के कार्य आते हैं। यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई एक सरकारी विभाग जब दूसरे सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का संपर्क यानी कि किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करता है, लेकिन किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट के माध्यम से, तो वो आपका क्या कहलाता है, G2G कहलाता है। फिर है आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो इसका मतलब है सरकार और कर्मचारियों के बीच संपर्क होना है, यानी सरकार अपने कर्मचारियों से जो बातचीत करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से, उसे हम क्या बोलेंगे, G2E बोलेंगे, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, यानी सरकार से कर्मचारी तक। ठीक है, अब एडवांटेज की बात करें तो आपको एडवांटेज क्या होते हैं गवर्नेंस के, कि संचार क्या हो गया, बहुत ज्यादा तेज बनाता है। आपको कोई भी काम करने के लिए अब घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करनी है आप ऑनलाइन कर सकते हो, अगर आपको बस की टिकट बुक करनी है आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो वो भी क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन इजीली कर सकते हो और समय भी कम लगता है। फिर है लागत में कमी, तो कागज आधारित संचार के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, तो आईटी संचार के लिए क्या हो गया, अब जो पेपरलेस हो गया, पेपर्स का बहुत कम यूज होता है, सब स्कैन वगैरह करके चल जाता है काम, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आपको लागत में क्या करता है, कमी बनाता है। ट्रांसपेरेंसी आती है, अगर कोई चीज आपकी ऑनलाइन हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, जब चाहे आप सारी जानकारी देख सकते हो, शासन क्या प्रक्रिया चल रही है, उसकी कौन कौन सी योजनाएं आ रही है, कैसे उसका लाभ लेना है, या क्या क्या चीजें गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है, उसने क्या क्या काम किया है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो एक प्रकार की ट्रांसपेरेंसी भी आती है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही आती है, उत्तरदायित्व हो गया जवाबदेही कार्ड, तो इसके प्रयोग से सरकार और ज्यादा क्या होती है, जवाबदेह और जिम्मेदार बनती है। बेहतर ग्राहक सेवाएं होती है, ग्राहकों को समय समय पर ये क्या कहते हैं, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान होती है। तो अगर हमें पहले देखो दफ्तरों की लाइन लगाओ लंबी सी, पसीने में भीगो, अब क्या आप ऑनलाइन माध्यम से काफी सारी चीजें क्या होगी, बहुत ईजी हो गई है। अब अगर बात करते हैं हम सुशासन, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, तो इसका सामान्य अर्थ होता है बेहतर तरीके से शासन करना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1989 में वर्ल्ड बैंक ने किया था। भारत में 1990 के बाद इस शब्द का बहुत ज्यादा क्या हुआ, तेजी से प्रचलन बढ़ने लगा गुड गवर्नेंस का। तो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि शासन अथवा प्रशासन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग किए जाने से है। इन मूल्यों में सामान्य रूप से सहभागिता, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और कार्यकुशल, न्याय संगत और समावेशी, विधि का शासन इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, शामिल है किसमें, आपकी गुड गवर्नेंस में। तो देखो गुड गवर्नेंस वही हो गया, आप क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट क्या करे, बहुत अच्छे से शासन करे, पारदर्शिता लाए, लोगों से सहमति भी ले, अपनी जवाबदेही ध्यान में रखे और अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाए, प्रभावी, कार्यकुशल, न्याय संगत हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, सबके लिए समान हो और विधि का शासन हो। तो यही सारी चीजें जब कार्य रूप में अप्लाई की जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस बोला गया है। सुशासन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं कि सरल नियमों, कानूनों का क्रियान्वयन करना, कानून का शासन या विधि का शासन लागू करना, जैसे कि पुलिस सुधार करना, न्यायिक सुधार करना, प्रशासनिक सुधारों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर समाप्त करना, कि आप सिद्धांत तो कुछ और है लेकिन आप व्यवहार क्या ला रहे हो, कुछ अलग ला रहे हो। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे क्या करना, समाप्त करना, क्या होता है, गुड गवर्नेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जैसे कि सूचना का अधिकार आया, तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि गवर्नमेंट से आपको किसी चीज की मांग करनी है, आपको कुछ डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, सूचना के अधिकार द्वारा आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। नागरिक अधिकार पत्र आ गया और उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं वो सारे के सारे क्या आ गए, आपके सुशासन में आ गए। सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से एनजीओ, मीडिया आदि से संबंधित लोगों के कार्यों का समय समय पर परीक्षण करना, सहभागिता को बढ़ावा देते हुए नागरिक और सरकार के मध्य दूरी को खत्म करना आता है। इसके साथ ही अनुक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्सिव उसको बढ़ावा देना और बढ़ावा देकर समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, इसके लिए प्रयास करना। भारत में सुशासन के पहलकारी कदम क्या क्या हुए, इनिशिएटिव स्टेप्स क्या क्या लिए गए कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी उपलब्ध कराई गई। इसमें आपकी नगर पंचायत और जो ग्राम पंचायत है वो सारी चीजें आती हैं। तो इससे क्या हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा केंद्र या ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। तो ये आपका एक इनिशिएटिव था। अधिकार संबंधी विभिन्न वैधानिक निकायों का गठन किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के लिए 1998 में एक आयोग गठित किया गया, जिससे अन्य विषयों के साथ साथ विक्रियात्मक जो कानून है उनके निरसन की सिफारिश भी की जा सके।
उसके बाद है एक कंप्यूटर लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली 2001 में स्थापित की गई। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के 2 पृथक निकायों में विभाजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 26 जुलाई 2014 को सुशासन के लिए नागरिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नागरिक मेरी सरकार नामक पहल की शुरुआत की गई, जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या हो, महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष रखने के अवसर प्राप्त हुए। अब भारत में सुशासन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो अभिजातीय वर्ग और यंत्रवत नौकरशाही है, नकारात्मक राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उससे पार पाना है, तभी क्या होगी, गुड गवर्नेंस आ सकेगी। भागीदारी संस्कृति का अभाव है, लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट करना गवर्नमेंट की कोई भी चीज है उसमें, तो उस संस्कृति का अभाव होना। त्रुटिपूर्वक प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो, फॉल्टी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उसमें, और प्रशासन में भ्रष्टाचार और आचार के निम्न मानक हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, और बीच में बिचौलिया चापलूस जो उनकी भूमिका है उनको भी खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर जातिवाद, संप्रदाय, गरीबी, निरक्षरता, इस प्रकार का जो प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक वातावरण है, ये सब क्या करता है, गुड गवर्नेंस के सामने, गुड गवर्नेंस लागू करने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आता है। अब हम बात करेंगे नागरिक घोषणा पत्र की। तो नागरिक घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकार संबंधी एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य मुख्यतः किसी भी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेही एवं नागरिकों उन्मुख बनाना होता है, यानी नागरिकों के सिटीजन ओरिएंटेड बनाना होता है। ये सुशासन के एक साधन की तरह कार्य करता है। ठीक है, सुशासन का क्या है, ये एक प्रकार का उसका साधन है। ठीक, 1991 में इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, जिसे बाद में 1998 में टोनी ब्लेयर ने सर्विस फर्स्ट के माध्यम से एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, और इसी प्रकार फ्रांस में भी सर्विस चार्ट के रूप में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। भारत में इसकी शुरुआत जो हुई 1996 के प्रतिक्रियाशीलता प्रशासन के संबंध में एक राष्ट्रीय संवाद के रूप में हुई। इसकी ये में है आपको, ठीक है, संवाद के रूप में हुई। इसकी सिफारिशों को वर्ष 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नागरिक घोषणा पत्र को सेवा के अधिकार के रूप में अपनाया गया। नागरिक घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि आपका दृष्टिकोण एवं मिशन व्यक्तित्व, संगठन के द्वारा कार्यवाही एवं व्यवसाय का ब्यौरा, उपभोक्ता का विवरण, प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कार्य जाने वाली सेवा का विवरण, शिकायत निवारण तंत्र और इस तक पहुंचने का विवरण, ग्राहकों से अपेक्षा, यहाँ पे जो कस्टमर की बात की जा रही है वो जनता की बात की जा रही है, नागरिकों की। भारत में 31 मई 2002 को प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा नागरिक घोषणा पत्र पर एक व्यापक वेबसाइट भी लॉन्च करी गई थी। नागरिक घोषणा पत्र विधेयक आया 2011 में। दिसंबर 2011 में जो सिटीजन चार्टर विधेयक आया, इसे संसद में पेश किया गया, जिसे मार्च 2013 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना। हालांकि जो विधेयक है वो संसदीय स्तर पर मंजूर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था कि आम जनता को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। प्रावधान क्या क्या है, आवश्यक समय की बर्बादी में कमी आए, यानी जो भी आपका समय उसमें क्या हो, बर्बाद कम हो। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जिससे नागरिकों को वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराने के लिए निश्चित समय सीमा की गारंटी दी जाए, कितने समय में आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए उप विभाग क्या करेंगे, सिटीजन चार्टर प्रकाशित करेंगे, और साथ ही साथ शिकायत भी उनको क्या करना होगा, शिकायत करने का अधिकार भी दिया जाएगा। ठीक है, आप शिकायत भी कर सकते हो अगर आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के लिए क्या किया जाए, उनके लिए सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया जाए, जो भी आपके विभाग है या उप विभाग है। नागरिकों की सेवा से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सूचना एवं सुविधा केंद्र स्थापित किए जाए, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो, जैसे कि नगर पालिका, पंचायत से लेकर केंद्रीय स्तर तक के तंत्र का गठन होगा। सरकार द्वारा वित्त पोषित जो एनजीओ है, मंत्रीगण है, सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी अथवा जो भी निजी संस्थान होंगे, उन पर भी क्या होगा, ये कानून लागू होगा। किसी भी व्यक्ति की शिकायत का निवारण नियुक्त अधिकारी द्वारा कितने दिन में होना चाहिए, 30 दिन में होना चाहिए, और 30 दिन के भीतर नहीं होगा तो ऐसा ना होने पर ये जो विभाग प्रमुख के पास ये मामला चला जाएगा, और उसे भी फिर 30 दिन के समय की सीमा के भीतर क्या होगा, संबंधित सूचना उपलब्ध करानी होगी। फिर ऐसा नहीं होगा तो इससे बड़े विभाग के अंदर जाएगा, सेम वही 30 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, सेवा देने में विफलता के लिए उत्तरदायी जो अधिकारी अथवा शिकायत निवारण अधिकारी है, उससे 50,000 रुपए का दंड भी लगाया जा सकता है, अगर कोई विभाग सेवा नहीं दे पा रहा है तो।
नागरिक घोषणा पत्र का महत्व क्या है कि नागरिक घोषणा पत्र जवाबदेही व पारदर्शिता लाने का एक साधन है। प्रशासनिक सुधार व कार्य संस्कृति को खुलेपन को बढ़ावा मिलेगा। समय की बचत के साथ ही जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है वो भी बढ़ेगा। स्वतंत्र उग्र आंदोलन अथवा धरना प्रदर्शन जैसी घटनाएं क्या हो जाएंगी, कम होंगी और लोकतंत्र की मजबूती बढ़ेगी। सिद्धांत तथा व्यवहारवाद में दूरी जो है वो कम आ जाएगी। नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या क्या सुझाव थे वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, विधियों को सरल बनाया गया, संगठन में बेहतर समन्वय और तारतम्य जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, कार्य के लिए प्रक्रिया एवं नियमावली में परिवर्तन किया जाए, सेवा आपूर्ति प्रबंध का विकास किया जाए, नियंत्रण एवं जवाबदेहिता की पद्धति को मजबूत किया जाए, बेहतर कार्यों के निष्पादन करने के लिए पदोन्नति, ठीक है, आपको प्रमोशन दिया जाए और पुरस्कार दिया जाए अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसे। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।